now we will be starting our discussion about the new class of antibiotic after beta lactam antibiotics, that is सल्फोनामाइड्स. ठीक है, तो हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के जो डिफरेंट क्लासेस देखे हैं उसमें हमने देखा है कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो है उसमें से मेजर कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स का. ठीक है, जिसमें से हमने अभी अभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो कैटेगरी है उसका डिस्कशन फिनिश किया है. एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अवर डिस्कशन अबाउट सल्फोनामाइड्स. ठीक है, सल्फोनामाइड्स ये रिलेटिवली सिंपल टॉपिक है, मतलब ये एक सिंपल कैटेगरी है एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स का जिसका डिस्कशन, स्ट्रक्चर्स, केमिस्ट्री और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये समझने के लिए बहुत आसान है. ठीक है, तो हम इसका डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे. राइट, तो सल्फोनामाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में जो सबसे पहले यूज किए जाने वाले एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स थे वो थे सल्फोनामाइड्स. सबसे पहले किसको यूज किया गया था एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट को? सल्फोनामाइड्स को. ठीक है, पेनिसिलिन वगैरह बाद में आए. सल्फोनामाइड वाज द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट वाज यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है, तो बेसिकली सल्फोनामाइड्स का हिस्ट्री में आपको बताती हूँ कैसी हुई. एक डाई था कॉल्ड एज प्रोंटोसिल रेड डाई. ठीक है, तो ये जो प्रोंटोसिल रेड डाई था इट वाज यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट. वो कुछ स्टफाइलोकोकल सेप्टिसीमिया ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था. ठीक है, तो ये जो डाई था बाद में पता चला कि बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होके ये सल्फानिलमाइड बनाता है. मतलब दैट वाज हाउ सल्फोनामाइड्स के बारे में क्या हुआ कि पता चला कि दे कैन बी यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट. ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स जो होते हैं दे आर ऑल ऑफ देम आर सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स. ठीक है, मतलब इसका जो हिस्ट्री है दे आर नॉट नेचुरली ऑब्टेन्ड या फिर सेमी सिंथेटिक नहीं है, ये प्योरली कैसे है, सिंथेटिक वाले एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स है. अभी पहला कैटेगरी जो हमने पढ़ा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का वो थे नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक. ठीक है, लेकिन ये सिंथेटिक वाले कैटेगरी का है. दूसरा मेजर डिफरेंस ऐसा है सल्फोनामाइड्स का और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वेयर बैक्टीरिसिडल इन एक्शन. ठीक है, लेकिन सल्फोनामाइड्स जो होते हैं दे आर ओनली बैक्टीरियोस्टैटिक इन देयर एक्शन. राइट, मतलब वो क्या कर सकते हैं, दे विल ओनली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ओके, अब बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन किसके किसके अगेंस्ट है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या सिर्फ ग्राम निगेटिव को इनहिबिट करेगा. इट कैन इनहिबिट बोथ gram negative as well as gram positive bacteria, right? At the same time it cannot inhibit the anaerobic bacteria. anaerobic bacteria को वो inhibit नहीं कर सकता, बाकी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में से जो एरोबिक वाले हैं उनको वो इनहिबिट कर सकता है. राइट, सो एज आई टोल्ड यू इट इज द फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट which was effective against pyogenic bacterial infections. ठीक है, पायोजेनिक मतलब जो पस फॉर्मिंग वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं पायोजेनिक. ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री कहाँ से आई है इसकी, एक प्रोंटोसिल रेड नाम का एक डाई था. ठीक है, द डाई इज ऑल्सो नोन बाय वन अनदर नेम. इट इज कॉल्ड एज सल्फोनामिडो ट्राइसोइडिन. सल्फोनामिडो ट्राइसोइडिन, that is another name for this particular dye. ये एक रेड कलर का डाई था जो कि एंटीमाइक्रोबियल एज अ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज किया जाता था स्पेसिफिकली स्टफाइलोकोकल सेप्टिसीमिया के लिए. सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन इन ब्लड. ओके, सेप्टिसीमिया मतलब सीरियस वाला लेवल होता है इन्फेक्शन का, कि अगर सेप्टिसीमिया होता है तो वो फेटल भी हो सकता है अगर इमीडिएटली प्रॉम्प्टली ट्रीट नहीं किया तो. एंड स्टफाइलोकोकल, आपको अभी यू आर वेल अवेयर कि स्टफाइलोकोकल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं क्योंकि स्टफाइलोकोकस में जो मरसा है MRSA मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस विच इज अ जो एकदम रेजिस्टेंट वाले इन्फेक्शंस कॉज करता है. राइट,
तो ये स्टफाइलोकोकल सेप्टिसीमिया ट्रीट करने के लिए ये प्रोंटोसिल को यूज किया गया था, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोंटोसिल डाई, ओके। तो अभी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आप हम ब्रेक डाउन करके यहाँ पे देखते हैं। आप देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इतना दिस पार्ट, ये पार्ट आया है सल्फानिल अमाइड नाम के एक मॉलिक्यूल से। दिस इज फ्रॉम सल्फानिल अमाइड, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सिंपली डाई अमाइनो बेंजीन, टू अमाइनो ग्रुप्स आर देयर, राइट। और ये जो दो मॉलिक्यूल्स है सल्फानिल अमाइड एंड डाई अमाइनो बेंजीन, ये जुड़े हुए हैं बाय अ लिंकर, एन डबल बॉन्ड एन। इस लिंकर को बोलते हैं अजो ग्रुप, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द अजो ग्रुप। बेसिकली एक कैटेगरी है अजोडाइज नाम का कैटेगरी, मतलब जिसमें इस टाइप का लिंकर प्रेजेंट होता है, एन डबल बॉन्ड एन टाइप का। जो ऐसे ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑल, मतलब ये डाइज होते हैं, कलरफुल कलरफुल वाले वो केमिकल्स होते हैं, राइट। तो प्रोंटोसिल भी उसी टाइप का एक डाई था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि प्रोंटोसिल व्हाई इट इज एबल टू एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, राइट। तो उनको पता चला कि बॉडी में जाके प्रोंटोसिल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन कहाँ से होगा, जहां से लिंकर बना है वहां से ब्रेक डाउन होगा, कि जो दो पार्ट है वो सेपरेट सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन होके जो बनेगा वो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो ये जो आपकी सल्फानिल अमाइड वाली जो मॉइटी है ये सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। एक नाइट्रोजन इसका है, एक नाइट्रोजन इसका है, राइट। तो लेट मी ड्रॉ दैट थिंग। ये जो नाइट्रोजन है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, अब ये NH2 बन जाएगा, ठीक है। एंड बेंजीन रिंग को ऑपोजिट साइड पैरा पोजिशन पे कौन है, एक SO2 ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, SO2 एंड NH2, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सल्फानिल अमाइड, राइट। तो ये जो सल्फानिल अमाइड है बेसिकली दिस मॉलिक्यूल इज सपोज टू हैव द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। मतलब इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि आपको अगर एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी चाहिए तो प्रोंटोसिल डाई यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इसकी वजह से है, तो सीधा सीधा क्या करना है, ये जो सल्फानिल अमाइड है इसी को मॉडिफाई करके हम क्या बना देंगे, ड्रग्स बना देंगे। तो जितना भी सल्फोनामाइड ये जो कैटेगरी है ऑल ऑफ देम आर डेरिवेटिव्स ऑफ दिस सल्फानिल अमाइड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सल्फानिल अमाइड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, इसका नंबरिंग और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अभी आप देखिए स्ट्रक्चर कितना सिंपल है, मतलब इसमें जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, देयर इज जस्ट वन रिंग एंड इसके पैरा पोजिशन पे क्या है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, सल्फानिल अमाइड का स्ट्रक्चर फिर से बनाइए, ओके। So as I told you, all the sulfonamides are derivatives of sulfanyl amide. तो हम इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनाएंगे और स्ट्रक्चर के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। So this is sulfanyl amide. ये जो सल्फानिल अमाइड का स्ट्रक्चर है इसको हम और एक तरीके से इसको नाम दे सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज
एक काम करते हैं, पहले आपको मैं नंबरिंग बता देती हूँ। यस, अब मुझे बताइए कि ये जो मॉलिक्यूल है सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सो दो दो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे दो जगह पे सब्स्टिट्यूशन से अभी क्वेश्चन ये कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो प्रायोरिटी मिलेगी ये वाले ग्रुप को, SO2 NH2 वाले को, राइट। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? फर्स्ट वाला जो नंबर दिया जाएगा दैट विल बी गिवन टू, उल्टा बताया क्या? था नहीं, बराबर है बराबर है। जब आप नंबरिंग करते हो तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली जो ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी फिक्स होती है, राइट। जैसे यहाँ पे सिर्फ अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे SO2 NH2 ग्रुप है, तो वहां पे ये वाले ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, तो पहला वाला नंबरिंग, फर्स्ट नंबर जाएगा इस कार्बन को जिसके ऊपर SO2 NH2 ग्रुप लगा हुआ है। देन किसी भी साइड से आप कंटिन्यू कीजिए, फिर ये जो अमाइनो ग्रुप है इसको फोर्थ नंबर आएगा। बस इतना सिंपल सा होता है इसका नंबरिंग, राइट। अभी क्वेश्चन ये है कि ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, तो सल्फोनामाइड बनाने के लिए आपको इसमें कहीं ना कहीं पे तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करने के लिए यहाँ पे दो पोजिशन अवेलेबल है। एक ये वाला अमाइनो ग्रुप जिसको हम बोल, इट इज कॉल्ड एज N4, ठीक है। आई विल राइट इट हियर, क्योंकि फोर्थ पोजीशन वाला NH2 ग्रुप है इसलिए इसको कैसे डिनोट करते हैं? दिस इज डिनोटेड एज N4। एंड ये वाला जो NH2 ग्रुप है ये फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर अटैच है, इसीलिए इसे बोला जाता है N1, राइट। तो बेसिकली ये जो दो अमाइनो ग्रुप्स है N1 एंड N4 पोजीशन वाले, ठीक है, ये दोनों भी जगह पे आप क्या कर सकते हो, मतलब ये हाइड्रोजन की जगह पे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस लगा सकते हो, राइट। तो इसमें से सब्स्टिट्यूशंस जनरली लगाए जाते हैं सिर्फ N1 के ऊपर, ठीक है। N1 के ऊपर हम अलग अलग मतलब सब्स्टिट्यूशन लगा के अलग अलग सल्फोनामाइड्स हमको मिलते हैं। N4 के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये NH2 ग्रुप फ्री होना जरूरी होता है फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज की डिक्रीज हो जाती है, राइट। और अगर N1 के ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो आप क्या आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया है उसके ऊपर उस सल्फोनामाइड की पोटेंसी, उसकी सोल्युबिलिटी और उसके बाकी के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पॉइंट यहाँ पे क्या है? N4 पे ये जो है इट शुड बी फ्री अमाइनो ग्रुप एट, और ये कौन से पोजीशन पे? 4 पोजीशन पे, मतलब पैरा पोजीशन पे ही चाहिए। फ्री अमाइनो ग्रुप एट पैरा पोजीशन required for antibacterial activity। ओके, और जो भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? N1 के ऊपर करेंगे। तो N1 के ऊपर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो उससे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज चेंज होंगे, जैसे कि सोल्युबिलिटी, पोटेंसी एंड अदर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, राइट। क्लियर? तो ये हो गया मतलब सल्फोनामाइड्स का बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर। सभी सल्फोनामाइड्स में यही वाला रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन चेंज होते जाएगा, राइट। अभी हमें ये देखना है कि सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, राइट। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो यूनिक है इन द सेंस कि बाकी के एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स का और सल्फोनामाइड्स का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। मतलब सल्फोनामाइड्स का जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉट शेयर्ड बाय अदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो अभी तक हमने देखे हैं, राइट।
तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज रिलेटेड टू फोलिक एसिड, राइट। अभी एग्जैक्टली क्या होता है वो हम देखेंगे। हमेशा देखिए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए टारगेट ऐसा किया जाता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो और जो ह्यूमंस में ना प्रेजेंट हो, ताकि हम उसको टारगेट कर सकें, राइट। तो बैक्टीरिया में एक प्रोसेस होता है दैट इज फोलिक एसिड सिंथेसिस, राइट। फोलिक एसिड आपने नाम सुना हुआ है। फोलिक एसिड क्या होता है? इट इज अ विटामिन। कौन सा वाला विटामिन? इट इज विटामिन B9। टोले मारने के लिए 1 से 12 तक बहुत सारे नंबर है, याद रखो। विटामिन B9, ठीक है। तो दिस इज फोलिक एसिड, इसको हम अच्छे से जानते हैं। ये जो फोलिक एसिड होता है, अभी हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है बिकॉज फोलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन बैक्टीरिया। मतलब वो क्रुशियल है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया के जो काफी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है जिसके लिए बैक्टीरिया को फोलिक एसिड लगता है, और बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करता है, राइट। तो यस, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड। अभी फोलिक एसिड के साथ में, जस्ट अ मोमेंट, म्हणजे तुम्हाला काय काम आहे? ऍक्च्युली लेक्चर चालू होतं. तुमच्याकडे नंबर आहे का? तुम्ही कोणत्या सरांना भेटायला आले? म्हणजे 2 सर आहेत म्हणून विचारत होते की 1 मिनिट मी तुम्हाला कॉल लावून देते कारण माझं लेक्चर चालू आहे. सो कहाँ पे थे हम? यस, तो हमने देखा था कि फोलिक एसिड जो होता है इट इज रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस पर्पस, ठीक है। और बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो फोलिक एसिड जो होता है उसका हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि हम सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ सकें, राइट। बेसिकली फोलिक एसिड जो होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ओके, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन हियर। इसमें एक कंपोनेंट होता है टेरिडीन रिंग। वन कंपोनेंट इज para amino benzoic acid, in short it is called as PABA. Okay, and third component जो होता है that is glutamic acid. राइट, तो फोलिक एसिड 3 कंपोनेंट से बना है। कौन से? टेरिडीन, इट इज नेम ऑफ अ रिंग सिस्टम। टेरिडीन, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, इसका हाँ इट इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पाबा, एंड ग्लूटामिक एसिड। ऐसे 3 चीजों से बना हुआ है। इसका अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले मैं टेरिडीन वाला पार्ट ड्रॉ करूंगी यहाँ पे। यस, यस। तो ये जो रेड कलर में जो रिंग सिस्टम बनाया है वो कंप्लीट
ये जो दो फ्यूज्ड रिंग वाला सिस्टम है, इट इज कॉल्ड एज द टेरिडिन रिंग। अभी इसके साथ में पाबा वाला जो पोर्शन होता है वो कनेक्टेड होता है। तो टू अंडरस्टैंड क्लियरली, पाबा वाला जो पार्ट है वो हम दूसरे कलर में ड्रॉ करेंगे। एंड लास्टली तीसरा वाला जो पार्ट है वो होता है ग्लूटामिक एसिड का। ग्लूटामिक एसिड आपने नाम सुना होगा, इट्स एन अमाइनो एसिड, राइट। यस, तो ये है कंप्लीट फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें से अभी देखिए एक एक पार्ट को हम हाईलाइट करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है? दिस इज द टेरिडिन रिंग, जिसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगे हुए हैं, जैसे कि OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट जो है दैट इज पाबा, यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पाबा। एंड लास्टली ये जो आखिरी वाला पार्ट है ये किसका है? दिस इज द ग्लूटामिक एसिड विच इज एन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो क्लियर है स्ट्रक्चर? तो अच्छा, एक बार ये बताइए, ये जो टेरिडिन रिंग है इसमें आपको दो रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी इन दोनों भी रिंग्स का मुझे अलग अलग नाम बताओ। ये वाली रिंग कौन सी है? वेरी गुड, दिस इज पायरिमिडिन रिंग एंड दिस इज very good, perfect, this is the pyrazine ring. So pyrimidine ring fused with pyrazine ring, that is called as the pteridine ring, ठीक है। ऐसे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको रिकॉग्नाइज होती है सारी चीजें, ओके। उसके बाद में सेकंड पोर्शन है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, राइट। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेवेंट टू दिस टॉपिक, इसीलिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे पाबा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं आया है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है दोनों भी साइड से, राइट। नाम पढ़ के आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, कैन यू डिस्क्राइब इट? यस, सो देयर विल बी अ बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग, बेंजोइक एसिड मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग को COOH अटैच रहेगा एंड पैरा अमाइनो मतलब पैरा पोजीशन पे रहेगा अमाइनो ग्रुप, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाबा। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो NH2 वाला पार्ट है ये टेरिडिन के साथ में फ्यूज्ड है, और COOH वाला जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है वो है, और OH वाला जो पार्ट है दैट इज नॉट प्रेजेंट क्योंकि वो ग्लूटामिक एसिड के साथ में फ्यूज हो गया है। समझ में आया आपको? स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज हुआ, ओके। तो सल्फोनामाइड्स जो होते हैं बेसिकली दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड इन बैक्टीरिया, राइट। सो हाउ दे कैन डू इट, ये मैकेनिज्म अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट। तो अभी आपके सामने फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, जिसमें से तीन कंपोनेंट्स और तीनों के स्ट्रक्चर्स भी अभी आपके सामने हैं, राइट। तो अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो आपको मैं एकदम सिंपलिस्टिक तरीके से इसका मैकेनिज्म बताती हूँ। फोलिक एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस हम पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि सल्फोनामाइड्स उसको एग्जैक्टली कहाँ पे इंटरप्ट करते हैं, राइट। तो बेसिक जो सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो शुरू होता है पाबा से, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है पाबा, इट गेट्स कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोफोलेट, राइट। इट इज कन्वर्टेड इनटू dihydrofolate, or you can also call it as dihydrofolic acid. Dihydrofolic
फोलिक एसिड। कहीं पे सिंपली फोलेट लिखा हुआ होता है वो भी चलता है, डिपेंड्स ऑन द फॉर्म। फ्री एसिड है तो एसिड रहेगा, आयोनिक रहेगा तो फोलेट रहेगा, राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डाईहाइड्रो के लिए DH, फोलिक एसिड के लिए F, ठीक है। देन डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, राइट। ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वही फोलिक एसिड है, जिसको हम शॉर्ट में सिंपली फोलिक एसिड बोलते हैं। तो टेक्निकली फोलिक एसिड मतलब क्या होता है, इट इज टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। तो ये बना कैसे, पाबा was converted to dihydrofolic acid, then dihydrofolic acid gets converted to tetrahydrofolic acid। ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है यही रिक्वायर्ड होता है DNA एंड RNA सिंथेसिस के लिए। राइट, अभी ये जो कन्वर्शन से, जैसे पाबा गेट्स कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ये जो प्रोसेस है दिस इज कैरिड आउट बाय एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज फोलेट सिंथेस। ये फर्स्ट स्टेप जो है ये कौन कैरी आउट करता है, एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज फोलेट सिंथेस, राइट। नाम जो है फोलेट सिंथेसिस, इट इज एविडेंट ऑफ इट्स एक्टिविटी, फोलिक एसिड का सिंथेसिस करने वाला। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। डाईहाइड्रो टू टेट्राहाइड्रो मतलब क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन, राइट। सो this enzyme that carries out the conversion is called as folate reductase, ठीक है। More specifically it is called as dihydrofolate reductase। राइट, तो अभी प्रोसेस आपकी आंखों के सामने है, राइट। अभी यहाँ पे साइड में मैं पाबा का स्ट्रक्चर निकालूंगी, ठीक है। और हमें ये देखना है कि सल्फोनामाइड्स जो है वो किस तरह से फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट कर पा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे साइड में पाबा का स्ट्रक्चर एक बार फिर से ड्रॉ करो, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाबा। अभी इसी के साथ में कंपैरिजन में हम ड्रॉ करेंगे सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर। सल्फोनामाइड मतलब जो बेसिक सल्फानिल अमाइड वाला पार्ट है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर सल्फानिल अमाइड। बेंजीन रिंग, पैरा पोजिशन पे NH2 और यहाँ पे क्या है SO2 एंड NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फानिल अमाइड। राइट, तो एज वी कैन सी हियर ये जो प्रोसेस है फोलिक एसिड सिंथेसिस का, ये चालू कहाँ से हो रहा है, पाबा से, ठीक है। अभी आप देखो पाबा का स्ट्रक्चर और सल्फानिल अमाइड का स्ट्रक्चर, कैन यू सी द सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर। काफी सारी सिमिलैरिटी है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये प्रोसेस में पाबा के जगह पे सल्फानिल अमाइड
जा सकता है उसके जगह पे, राइट। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। व्हाट हैपन्स कि सल्फानिलमाइड और पाबा स्ट्रक्चरली इतने सिमिलर है कि ये जो सिंथेसिस प्रोसेस है इसमें पाबा, अगर आपने सल्फोनामाइड दिया तो वो क्या करता है, पाबा के साथ में कंपीट करता है टू एंटर दिस पर्टिकुलर सिंथेटिक प्रोसेस, क्योंकि पाबा को कन्वर्ट कौन करने वाला है, फोलेट सिंथेस। एंड एज यू नो कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरली मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर से आइडेंटिफाई करते हैं ना अपने सबस्ट्रेट को। तो फोलेट सिंथेस जो है वो पाबा को आइडेंटिफाई करेगा उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। सिमिलरली अब पाबा जैसा ही स्ट्रक्चर सल्फानिलमाइड का है, तो क्या हो सकता है कि पाबा की जगह पे ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, सल्फोनामाइड के ऊपर एक्ट करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स सल्फोनामाइड लेके वो फोलिक एसिड बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। मतलब उसकी वजह से क्या होगा, फोलिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, हाउ सल्फोनामाइड्स आर इनहिबिटिंग द फोलिक एसिड सिंथेसिस, they are structurally similar to PABA, so they compete with PABA for folate synthesis, और जिसकी वजह से क्या नहीं बनेगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होगा। मतलब सल्फोनामाइड्स कौन से वाले स्टेप को इनहिबिट कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट स्टेप है आपका फोलेट सिंथेस वाला, ठीक है। सल्फोनामाइड्स इनहिबिट दिस स्टेप, कन्वर्शन ऑफ पाबा इनटू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बाय एंजाइम फोलेट सिंथेस। समझ में आया, ओके। तो हम इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सल्फानिल, एक काम करते हैं, यहाँ पे आप सल्फोनामाइड यहाँ पे लिखा तभी भी चलेगा, क्योंकि सभी सल्फोनामाइड्स में बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर तो यही होता है, राइट। तो ये कैसे है, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर और वी कैन कॉल देम एज स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पाबा। So they are structural analogs of PABA and that is why वो क्या करते हैं, they compete with PABA for folate synthesis. Compete with PABA for folate synthesis. एंड इसी तरीके से क्या होता है, दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो व्हाई दे कैन इनहिबिट, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू पाबा। इसीलिए यहाँ पे पाबा का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो क्या देखा था हमने अभी कि फोलिक एसिड बेसिकली बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, और बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड। सी, सारे बैक्टीरिया अपना खुद का फोलिक एसिड नहीं सिंथेसाइज करते, सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड, ठीक है। तो मुझे बताइए सल्फोनामाइड्स कौन से बैक्टीरिया को इनहिबिट कर पाएंगे, जो बैक्टीरिया खुद का फोलिक एसिड बनाते हैं वो, या फिर जो बैक्टीरिया डायरेक्टली मीडियम से या फिर बाहर से फोलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं उनको, जो खुद सिंथेसाइज करते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया सल्फोनामाइड्स क्या कर रहे हैं, दे आर इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। तो जो बैक्टीरिया खुद फोलिक एसिड बनाते हैं उनका प्रॉब्लम होगा, जो बैक्टीरिया बाहर से ऑब्टेन करते हैं उनका प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर रेडीमेड वाला फोलिक एसिड वो इस्तेमाल कर लेंगे ना। तो जो बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड बनाते हैं सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर सल्फोनामाइड्स एक्ट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। फिर हमने देखा था कि फोलिक एसिड इज मेड अप ऑफ टेरिडीन, पाबा एंड ग्लूटामिक एसिड। आउट ऑफ दिस पाबा रिसेंबल्स या फिर सल्फोनामाइड्स रिसेंबल विथ द स्ट्रक्चर ऑफ पाबा, राइट। तो इसीलिए सल्फोनामाइड क्या करते हैं, inhibit the folate synthesis, so the synthesis of folic acid is inhibited, right, and that is how they exhibit their activity. अब मुझे बताइए कि फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो गया तो बैक्टीरिया मतलब आपको किस टाइप की एक्टिविटी मिलेगी, वेदर यू विल गेट बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी और बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी। बैक्टीरिस्टैटिक, अभी देखिए बैक्टीरिसिडल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑल दो फोलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेन उसका रोल कहाँ पे है,
डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए। अब बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए तो पहले से ही बना हुआ है ना, प्रॉब्लम किस चीज का होगा, बैक्टीरिया जब डिवाइड होते हैं मतलब मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो नया डीएनए आरएनए बनाना पड़ेगा ना, वो नहीं बनेगा। मतलब क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है, मतलब जिसको हम बोलेंगे मैच्योर अडल्ट बैक्टीरिया, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंपली इतना होगा कि वो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो उसको नहीं मिल रहे हैं, राइट। लेकिन जो बैक्टीरिया को मतलब सपोज डिवाइड करना है, उसको एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनाना है, तो उसके लिए उसको डीएनए बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा, वो नहीं बन पाएगा। मतलब बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। और मल्टीप्लिकेशन ना होना उसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिट होना, right? So that is why sulfonamides have bacteriostatic activity. They do not have bactericidal activity, right? So let's summarize this mode of action. As we have seen that sulfonamides are structural analogs of PABA. So they compete with PABA for folate synthesis, right? And they inhibit the synthesis of folic acid. As folic acid is a essential metabolic, folic acid is essential for many metabolic reactions in bacteria. ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। जहां जहां पे भी फोलिक एसिड रखता है वो सारे रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, तो उसकी वजह से आपको कौन सी एक्टिविटी मिलेगी, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया सिडल एक्टिविटी क्यों नहीं आएगी, ओनली स्टैटिक वाली क्यों आएगी। ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, बट बैक्टीरिया किल भी नहीं होगा। ओके फाइन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है आपको। सो ये सल्फोनामाइड्स का सबसे की पॉइंटर है, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, they inhibit the folic acid synthesis in bacteria. पाबा का स्ट्रक्चर और सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर, इसको पक्का दिमाग में रखना है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स काफी सिंपल है। ओके, तो अभी लास्टली मैकेनिज्म से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अभी आप बोलोगे कि फोलिक एसिड जो है बेसिकली इट इज विटामिन B9, राइट। तो हम सल्फोनामाइड्स अगर पेशेंट को देंगे, राइट, तो पेशेंट जो है जैसे ह्यूमंस, उनमें भी तो फोलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है, तो फिर इसका ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मतलब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर बैक्टीरिया का फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो रहा है तो ह्यूमंस के साथ में भी सेम प्रॉब्लम होगा, राइट। तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक टू ह्यूमंस ऑल्सो, राइट, लॉजिकली। बट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है ह्यूमंस को, ह्यूमंस के ऊपर सल्फोनामाइड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसका रीजन इतना सिंपल है कि बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड खुद बनाते हैं, ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड इज विटामिन B9, ओके। और फोलिक एसिड बनाने के लिए जो इक्विपमेंट बैक्टीरिया में होता है वो हमारे बॉडी में नहीं होता है। वी हैव टू ऑब्टेन फोलिक एसिड टोटली फ्रॉम द डाइट, तो हमें रेडीमेड फोलिक एसिड मिलता है, जिसकी वजह से सल्फोनामाइड्स का हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जो विन विन सिचुएशन है। और एग्जैक्टली एंटीबैक्टीरियल कोई भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ऐसा ही कुछ टारगेट किया जाता है कि इफेक्ट सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर होना चाहिए और ह्यूमन के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब यू सिलेक्ट सम प्रोसेस और सम रिसेप्टर जो कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिक है या फिर उसी में प्रेजेंट है और ह्यूमंस में नहीं होता है, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई ह्यूमंस आर अनअफेक्टेड बाय सल्फोनामाइड्स, बिकॉज जो भी रिक्वायर्ड वाला होता है फोलिक एसिड वो डाइट से मिल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सल्फोनामाइड्स के बारे में कि अगर पस प्रेजेंट है, पस मतलब पता है ना कि जो सपोज इन्फेक्शन का साइट है या फिर कोई वुंड का साइट है, तो वहां पे जो जिसको क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं, तो इन्फेक्टिव वाला एजेंट और हमारे बॉडी के इम्यून वाले सेल्स, उनके बीच में जो फाइटिंग होता है उसकी वजह से जो सिक्रीशंस होते हैं, डेड सेल्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं पस, ठीक है। तो पस के प्रेजेंस में सल्फोनामाइड्स आर रेंडर्ड इनइफेक्टिव, ओके। तो सल्फोनामाइड्स किसके प्रेजेंस में एक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर आपने सपोज सल्फोनामाइड दिया किसी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शन के साइट पे अगर पस प्रेजेंट है तो सल्फोनामाइड की कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ओके। अब उसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये आता है कभी कभी आपको पूछने के लिए। बेसिकली बैक्टीरिया को
फोलिक एसिड बनाना है, और उसको क्या चाहिए फोलिक एसिड बनाने के लिए, वी हैव सीन द प्रोसेस, बैक्टीरिया नीड्स पाबा, ठीक है। आप सल्फोनामाइड जब देते हो तो सल्फोनामाइड कंपीट करता है, और बैक्टीरिया जो है वो मतलब फोलेट सिंथेस जो है वो मतलब फोलेट सिंथेस क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सल्फोनामाइड, राइट। पस में क्या होता है, पस इज वेरी रिच इन पाबा एंड प्यूरिन्स एज वेल एज थाइमिडीन। ये ऐसी चीजें हैं, पाबा तो आपको पता है कि फोलिक एसिड के लिए लगता है। अभी बैक्टीरिया खुद का पाबा यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन पस में बहुत सारा पाबा प्रेजेंट है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, तो बैक्टीरिया वो यूटिलाइज करके फोलिक एसिड का सिंथेसिस कर सकता है। इट ऑल मतलब वो सब कॉन्सेंट्रेशन का खेल होता है। एक एंजाइम है, उसके साइट के लिए दो चीज लोगों को कम्पीट कर रहे हैं, एक पाबा और एक सल्फोनामाइड। तो जीतेगा कौन जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है वो। फर्स्ट में बहुत मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाबा रहेगा, तो कंपटीशन में कौन जीतेगा वहां पे, पाबा। मतलब क्या हो जाएगा, पाबा यूज होके फोलिक एसिड बन जाएगा, मतलब सल्फोनामाइड की वहां पे एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। एट द सेम टाइम बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया को पाबा नहीं भी मिला तभी भी पस में प्यूरिन्स एंड थाइमिडीन ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। इफ यू रिमेंबर, प्यूरिन आर रिक्वायर्ड इन द नाइट्रोजन बेसिस, याद है ना आपको, न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन गुआनिन, वो उसमें से क्या होते हैं, देयर आर सम नाइट्रोजन बेसिस जो प्यूरिन वाले होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है, प्यूरिन बेस है ना वो। एट द सेम टाइम थाइमिडीन जो है इट इज इटसेल्फ अ नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो ये प्यूरिन थाइमिडीन ये डीएनए आरएनए के ही कंपोनेंट है, तो इसको यूज करके बैक्टीरिया क्या कर सकता है, डीएनए सिंथेसिस कर सकता है। तो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पस में पाबा, प्यूरिन्स एंड ये सब चीजें जो रहेंगी, इसको इस्तेमाल करके बैक्टीरिया फोलिक एसिड बना लेगा। इसीलिए सल्फोनामाइड का रिक्वायरमेंट, मतलब सल्फोनामाइड कुछ काम नहीं कर पाएंगे, सिंपली बिकॉज कि बैक्टीरिया का जो फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है, राइट। So there is decrease in the bacterial requirement of the folic acid and that will antagonize the sulfonamide action। मतलब सीधा सीधा सल्फोनामाइड ने एक प्रोसेस इनहिबिट किया था, लेकिन दूसरे सोर्स से उसको ये सब कुछ मिल रहा है, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा सल्फोनामाइड का। समझ में आया आपको? सो दिस इज द रीजन व्हाई सल्फोनामाइड्स आर इनएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी हमने सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लिया है। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स एंड जो इंपॉर्टेंट सल्फोनामाइड्स है उनका डिस्कशन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सल्फोनामाइड्स में बहुत ज्यादा एजेंट्स नहीं है, इसका रीजन ये है कि सल्फोनामाइड्स जब आए थे, एज आई टोल्ड यू कि ये सबसे पहले वाले एजेंट्स थे, तो बहुत क्विकली रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो अभी क्लिनिकली कुछ सिलेक्टेड सिचुएशन से जहाँ पे सल्फोनामाइड्स यूज होते हैं तो थोड़े से ही है, और उनके यूजेस भी जो है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए उनका डिस्कशन और उनकी केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी काफी आसान है समझने के लिए। तो वो वाला डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। फाइन, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो।